आज हम एक ऐसे नायक की कहानी जानेंगे जिसे उसके लोगों ने धरती आबा यानी पृथ्वी का पिता कहा। एक ऐसा नाम जिसकी एक हुंकार से उस वक्त की सबसे बड़ी सल्तनत यानी ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिल गई थीं। ये कहानी है उस चिंगारी की जो 19वीं सदी के घने जंगलों में जली और एक महाविद्रोह, एक उलगुलान बन गई। तो सवाल यह है कि क्या यह सच में मुमकिन है कि सिर्फ 25 साल का एक नौजवान दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दे। सुनने में नामुमकिन लगता है ना? पर बिरसा मुंडा की यह अविश्वसनीय गाथा हमें इसी सवाल का जवाब देती है। चलिए उनकी कहानी को करीब से जानते हैं। बात शुरू होती है 19वीं सदी के छोटा नागपुर से। यहाँ बसने वाले आदिवासी समुदायों के लिए जंगल ही सब कुछ था। उनकी माँ, उनका घर, उनकी जिंदगी। लेकिन अब उनके इसी घर पर, उनके अस्तित्व पर 3 तरफ से हमला हो रहा था। तो देखिए, ये कोई एक दिन का हमला नहीं था। ये एक पूरा सिस्टम था, एक सोची समझी साजिश। एक तरफ ब्रिटिश सरकार ने जंगल पर ऐसे कानून बना दिए कि आदिवासी अपनी ही जमीन पर घुसपैठिए कहलाने लगे। दूसरी तरफ जमींदार और साहूकार झूठे कर्ज और टैक्स के जाल में फंसाकर उनकी बची खुची जमीन भी हड़प रहे थे। और तीसरा हमला, जो शायद सबसे गहरा था, वो था उनकी संस्कृति पर, उनकी आत्मा पर, जहां मिशनरी उनके सदियों पुराने सरना धर्म को नीचा दिखा रहे थे। सोचिए, ऐसे ही घुटन और बेबसी के माहौल में 15 नवंबर 1875 को एक बच्चे ने जन्म लिया। नाम था बिरसा मुंडा। इस बच्चे ने होश संभालते ही अपने लोगों को बेबस होते और अपनी जमीन को छीनते हुए देखा। बिरसा का बचपन कोई आम बचपन नहीं था। ये एक जगह से दूसरी जगह भटकने की कहानी थी। जिस उम्र में बच्चे खेलते हैं, उस उम्र में वो ये देख रहे थे कि कैसे उनकी जमीन छिन रही है और परिवार को गांव छोड़ना पड़ रहा है। गरीबी इतनी थी कि बचपन में ही मजदूरी करनी पड़ी। बेहतर पढ़ाई की उम्मीद में उन्हें मिशनरी स्कूल भेजा तो गया, लेकिन वहां उन्होंने अपनी ही संस्कृति और अपने ही लोगों का मजाक बनते देखा। और बस यहीं से उनके अंदर विद्रोह की पहली आग जली। स्कूल छोड़ने के बाद बिरसा ने एक बिल्कुल नया रास्ता चुना। वो अब सिर्फ एक आम लड़का नहीं रहा, बल्कि अपने लोगों के लिए उम्मीद की एक नई किरण, एक करिश्माई आध्यात्मिक गुरु बन गया। लोग उन्हें अब सिर्फ बिरसा ने बुलाते थे। उन्होंने एक नया नाम दिया, धरती आबा, मतलब पृथ्वी का पिता। लोगों को उनमें अपना उद्धार करता दिखने लगा, एक ऐसा दूत जो उन्हें इस मुश्किल से निकालने के लिए भेजा गया था। बिरसा ने बिरसाइत नाम से एक नया सामाजिक और धार्मिक आंदोलन शुरू किया, और इसकी शिक्षाएं बहुत ही सीधी और साफ थीं। अपनी जड़ों की तरफ लौटो, शराब और अंधविश्वास जैसी बुराइयों को छोड़ो और एकजुट होकर अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ो। ये सिर्फ एक धार्मिक आंदोलन नहीं था, ये आदिवासी गौरव को फिर से जगाने की एक पुकार थी। और यहाँ कहानी में एक और दिलचस्प बात जुड़ती है। बिरसा को ना जंगल की जड़ी बूटियों की गजब की समझ थी। वो लोगों का इलाज करते थे और लोग ठीक भी हो जाते थे। अब इसे चमत्कार कहें या विज्ञान, लेकिन इस चीज ने लोगों का भरोसा उन पर 100 गुना बढ़ा दिया कि धरती आबा में वाकई कोई दैवीय शक्ति है। अब आंदोलन एक नए दौर में पहुंच रहा था। सामाजिक सुधार की बातें अब सशस्त्र विद्रोह में बदल रही थीं। बिरसा को यह साफ समझ आ गया था कि अंग्रेजों और जमींदारों को सिर्फ बातों से नहीं हराया जा सकता। अब वक्त था हथियार उठाने का। और इस महान विद्रोह, इस उलगुलान का एक ही नारा था, अब्बुआ देशम अब्बुआ राज, यानी हमारा देश हमारा राज। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये आज़ादी का ऐलान था। बिरसा की लड़ाई की रणनीति कमाल की थी। ये गुरिल्ला युद्ध था, मतलब दुश्मन पर बिजली की तरह हमला करो और फिर जंगल में ऐसे गायब हो जाओ जैसे हवा। उन्होंने पुलिस चौकियों और सरकारी दफ्तरों को निशाना बनाया और कुछ समय के लिए तो ब्रिटिश प्रशासन को पूरी तरह लाचार कर दिया था। लेकिन 9 जनवरी 1900 को इस विद्रोह में एक बहुत ही दुखद मोड़ आया। डुमरी की सैल रकाब पहाड़ी पर अंग्रेजों ने बिरसा के हजारों समर्थकों को घेर लिया। एक तरफ थे पारंपरिक धनुष बाण और दूसरी तरफ थीं अंग्रेजों की आधुनिक राइफलें। गोलियां चलीं और सैकड़ों आदिवासी मारे गए, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे। इस घटना के बाद बिरसा को छिपने पर मजबूर होना पड़ा। यहां से बिरसा के जीवन का आखिरी और सबसे दर्दनाक अध्याय शुरू होता है, पर यही वो अध्याय है जो उन्हें हमेशा के लिए अमर बना देता है। अंग्रेज सरकार उनसे इतना डर गई थी कि उन्हें पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा गया। आज ये रकम शायद कम लगे, लेकिन उस जमाने में ये एक बहुत बड़ी दौलत के बराबर थी।
लेकिन कहानी का सबसे अफसोसनाक मोड़ ये था कि जिन्हें अंग्रेज ताकत से नहीं हरा सके, उन्हें धोखे ने हराया। उसी इनाम के लालच में उनके ही कुछ लोगों ने गद्दारी की और सोते हुए बिरसा को पकड़वा दिया। और फिर सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। 3 फरवरी 1900 को उन्हें पकड़ लिया गया और कुछ ही महीनों के अंदर 9 जून 1900 को सिर्फ 25 साल की उम्र में रांची जेल में उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। सरकारी रिकॉर्ड में लिखा है कि उनकी मौत हैजे से हुई, लेकिन सवाल आज भी बना हुआ है, क्या ये सच था या ये एक सोची समझी हत्या थी जिसे बीमारी का नाम दे दिया गया। उनके चाहने वाले मानते थे कि उन्हें जेल में धीरे धीरे जहर दिया गया। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी इतिहास में दफन है। तो क्या बिरसा का उलगुलान नाकाम रहा? बिल्कुल भी नहीं। असल में उनकी शहादत ने ब्रिटिश साम्राज्य को इतना झकोरा कि उन्हें आखिर में झुकना ही पड़ा। 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पास हुआ। ये वो कानून था जिसने आदिवासियों की जमीन को बाहरी लोगों से सुरक्षित किया। ये बिरसा के संघर्ष की, उनकी शहादत की सबसे बड़ी जीत थी। बिरसा का शरीर तो चला गया, लेकिन उनका विचार, उनका संघर्ष आज भी जिंदा है। पर यहां एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिरसा मुंडा जैसे नायक जिन्होंने अपनी धरती और अपने लोगों के लिए अपनी जान दे दी, उनकी कहानियां अक्सर हमें हमारे इतिहास की मुख्य धारा की किताबों में क्यों नहीं मिलती? ये सोचने वाली बात है कि हम किन कहानियों को याद रखते हैं और किन को जानबूझकर या अनजाने में भुला देते हैं।